जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस आर ओ की प्रीवियस ईयर की सीरीज में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आर ओ का जो मार्च में एग्जाम हुआ था उसको बड़े ही डिटेल के साथ करेंगे। इसी पेपर के हमने लगभग 60 क्वेश्चनों को पिछली वीडियो में बड़े ही डिटेल के साथ कवर किया है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 100 तक क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे बड़े ही डिटेल के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 61 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। आइए जोड़े देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, तो यहाँ पे कुछ राइटर्स के नाम है और उनके द्वारा जो लिखी गई बुक है वो दे रखा है। ठीक है, इस साइड बुक का वर्णन है और इधर राइटर्स के नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा जोड़ा राइट नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, कार्ल मार्क्स द्वारा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बुक नहीं लिखी गई थी। इसके अलावा बात की जाए गुरनाल मैरदर की, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है एशियन ड्राम, ठीक है, जो राइट है। और एडम स्मिथ द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक लिखी गई है और जेमकिंस द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जो बुक है वह लिखी गई है। ये देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन जो बुक है वह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह डेविड रिकार्डो द्वारा लिखी गई। इसके अलावा जो अन्य विकल्प है वो सभी सही हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 62 है। नीचे तो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है, यहाँ अति कथन लिखा है जो रॉन्ग है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा। और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। वहीं कारण में कहा गया है कि भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। तो यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे सही है, परंतु जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या नहीं करता। आइए आंसर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ऑप्शन डी इज राइट। देखो, देश में जिस तरह से आबादी में वृद्धि हो रही है उसकी तुलना में कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण तथा तकनीकी तथा संस्थागत सुधार नहीं हो रहे। कहने का तात्पर्य है कि देश में जैसे जैसे आबादी यानी कि जनसंख्या वृद्धि हो रही, उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो कृषि क्षेत्र में टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, नई 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 यंत्र नहीं आ रहे हैं और साथ में संस्थागत जो सुधार है वो भी नहीं हो रहे। हालांकि वर्तमान में जो भारत है वह खाद्यान्नों के संदर्भ में आत्मनिर्भर हो चुका है, फिर भी कृषि क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधार की जरूरत है, क्योंकि देश की जनसंख्या वृद्धि दर और कृषि क्षेत्र में तकनीकी और संस्थागत सुधारों की वृद्धि दर में काफी अंतर है। ठीक है, जिस कारण कृषि में सुधार की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं कि देश के कई हिस्सों में किसान आज भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर ही निर्भर है, क्योंकि जो सिंचाई सुविधाएं तथा उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता अभी भी देश के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त उपलब्ध नहीं है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि किसान आज भी मानसूनी वर्षा और मिट्टी की जो प्राकृतिक उर्वरता है उस पर कृषि के लिए निर्भर है, क्योंकि जो सिंचाई की सुविधाएं हैं और जो फर्टिलाइजर है उसकी पर्याप्त उपलब्धता देश के कई कई हिस्सों में पर्याप्त नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 63 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथन या कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट है कि पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वह पंतनगर उत्तराखंड जो कि पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था 1960 में स्थापित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि 1901 से लेकर 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। तो आपको कूट देखिए, कूट के अकॉर्डिंग राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही हो जाती है। ठीक है, ये देखिए, देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वह है जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई तो 1960 में हुई। और कहाँ हुई तो पंतनगर उत्तराखंड में। उत्तराखंड पूर्व में उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो कब अलग हुआ उत्तर प्रदेश से तो 2000 ईस्वी में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वह एकीकृत शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए हुई थी। इसके अलावा बात की जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI की स्थापना कब हुई तो 1905 में हुई। और कहाँ हुई तो यह पूसा बिहार में हुई। 1907 में पुणे में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई। बाद में 1901 से लेकर 1905 के बीच
कानपुर, सबौर, नागपुर और लायलपुर में कृषि महाविद्यालय स्थापित किए गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 64 है वह कह रहा है कि, अच्छा ये क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, इसे स्किप करते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने आपको बता रखा है पहले वाली वीडियो में कि जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उनका हम एक संपूर्ण वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं, वो क्वेश्चन भी कंप्लीट होंगे। इस वीडियोज में जो अभी की सीरीज चल रही है इसमें सिर्फ हम जीएस के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 इज, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, ठीक है। कारण में कहा गया है कि इन राज्यों में रबी फसलों की जो सफलता है वह सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और जो कारण यानी कि आर है वह अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार कि भारत में जो रबी फसलें हैं उसकी खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा और जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, ठीक है। हालांकि रबी फसलों की जो खेती है देश के अन्य भागों में भी की जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो रबी फसलें हैं वह पंजाब हरियाणा में तो मुख्य रूप से की ही जाती हैं, इसके अलावा जो देश के अन्य भागों में भी रबी की फसलें उपजाई जा रही हैं। रबी की जो फसलें हैं वह शीतकालीन यानी कि शरद ऋतु की फसलें होती हैं। उत्तरी भारत, मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी भारत की बात कर रहे हैं, जिसमें शीतकाल में मुख्यतः भूमध्य सागरीय क्षेत्र से छात्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात को उपोष्ण पछुआ जेट पवने तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत यानी कि संपूर्ण उत्तरी भारत तक खींच लाते हैं, जिससे यहाँ शीतकालीन हल्की वर्षा होती है जो कि रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी कि मेडिटेरियन जो सी है हमारा, उस क्षेत्र में जो एक चक्रवात उत्पन्न होता है जिसे हम बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात करते हैं, उसको जो हमारी उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं उसको, उन पवनों को जो उपोष्ण पछुआ जेट पवने हैं वह उन्हें तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए मुख्य रूप से उत्तरी पश्चिमी भारत में खींच लाती है, ठीक है। जिससे यहाँ शीतकालीन हल्की वर्षा होती है जो कि रबी फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि प्रश्न में क्या त्रुटि है। तो प्रश्न में उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिया गया है, जबकि यह बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है, ठीक है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अतः इस आधार पर हम कथन को गलत माना जा सकता है और उत्तर बी भी सही हो सकता है, ठीक है। एक ऑप्शन यहाँ पे ये भी खुल जाएगा कि हम स्टेटमेंट फर्स्ट ही अभिकथन को ही सही माने और कारण को गलत माने, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं आयोग इसका आंसर क्या देता है, ठीक है। घटना चक्र ने तो यही आंसर माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 66 है, ठीक है, वो भी कथन और कारण से संबंधित है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन में कहा गया है कि लेखांकन व्यवसाय की भाषा है और साथ ही कारण में कहा गया है कि जो लेखांकन है वह व्यवसायी द्वारा आवश्यक सभी सूचना प्रदान करता है। तो नीचे दिए गए कोड से राइट आंसर का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए। जो लेखांकन है दोस्तों, ये जो अकाउंटिंग है को व्यवसाय की भाषा भी कहते हैं। जिस प्रकार भाषा का मूल कार्य संप्रेषण का माध्यम है, ठीक है, जिस प्रकार जो भाषा का जो मूल कार्य होता है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का माध्यम प्रदान करना है, ठीक उसी प्रकार जो लेखांकन है वह व्यवसाय के हित में रखने वाले विभिन्न पक्षों को व्यवसाय प्रचालन के परिणामों के बारे में सूचित करता है। लेखांकन अभिलेखों की सहायता से व्यवसायी निश्चित अवधि के लाभ अथवा हानि को ज्ञात कर पाता है तथा निश्चित अवधि के अंत में वित्तीय स्थिति के बारे में सभी हित रखने वाले पक्षों को भी सूचित करता है। लेखांकन का जो कार्य है वह संख्यात्मक सूचना देना है जो कि मुख्यतः वित्तीय प्रकृति की होती है, आर्थिक इकाइयों के विषय में होती है तथा जिनकी आवश्यकता आर्थिक निर्णय लेने में होती है। क्वेश्चन नंबर 67 इज, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया और दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन में कहा गया है कि सर्दी के मौसम में भारत का जो अधिकांश भाग है वह शुष्क रहता है। कारण में कहा गया है कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, किंतु जो कारण है वह अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। ये देखिए ऑप्शन ए इज राइट। शीतकाल में
शीतकाल में भारत में मानसून के निवर्तन यानी कि मानसून के लौटने के कारण, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा नहीं होती या तो बहुत ही कम वर्षा होती है। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा कि मानसून का निवर्तन ही मानसून के वापस लौटना कहलाता है। ठीक है, जिसके कारण उत्तरी पूर्वी मानसून पैदा होता है। देखिए, जब हमारे भारत में मानसून आता है तो उसे हम दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं, लेकिन जब यही मानसून वापस लौटता है तो हम इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कह देते हैं। ठीक है, जिसके कारण भारत के अधिकांश हिस्सों में वर्षा ही नहीं होती है या फिर बहुत ही कम वर्षा होती है। ठीक है, हालांकि इसके कारण कोरोमंडल तट पर पर्याप्त वर्षा होती है। अब कोरोमंडल तट कहाँ है, तो आपको तमिलनाडु के आसपास एक कोरोमंडल तट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा उत्तरी भारत में शीतकालीन हल्की जो वर्षा होती है वह किसके कारण होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है, जो कि मेडिटेरियन सी वाला जो क्वेश्चन था ना, वहां पे मैंने आपको यह बताया। शीत ऋतु के दौरान उपोष्ण उच्च वायुदाब के हिमालय के दक्षिण में स्थापित होने के कारण उत्तर भारत में उच्च दाब उत्पन्न होने से देश के अधिकांश भागों पर उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि शीत ऋतु के दौरान देखो, हिमालय का जो दक्षिणी भाग है वहां पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब हाई प्रेशर का निर्माण होने से देश के अधिकांश भाग पर उत्तर पूर्वी मानसून पवनों या उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का विस्तार होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, आपको एक बात यह भी बता दूं, देखिए हर क्वेश्चन का यहाँ पे सोर्स भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ से पुट किया गया है, तो आप इन सोर्स पे ध्यानपूर्वक नजर रखिएगा और उन्हीं स्रोतों को पढ़ने की कोशिश भी करिएगा। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि हमारे ही चैनल पर यूपीपीसीएस से संबंधित पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जुलाई में आपका एग्जाम है, तो एग्जाम से पूर्व यदि आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम की सफलता सुनिश्चित हो सकेगी। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 68 है वह कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। तो सूची 1 में आपको देशों के नाम दे रखे, देश दे रखे, और सूची 2 में दोस्तों हंग झाऊ एशियाई खेल 2023 में प्राप्त पदकों की संख्या का वर्णन दे रखा। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, चीन ने दोस्तों सबसे ज्यादा यहाँ पे मेडलों को प्राप्त किया है। कितने, तो 383 मेडल प्राप्त किए हैं। ठीक है, जापान की बात की जाए तो जापान ने दोस्तों कितने मेडल प्राप्त किए हैं, तो 188 मेडल प्राप्त किए हैं। इसके अलावा बात की जाए रिपब्लिक ऑफ कोरिया की, तो इसने यहाँ पर 190 मेडल प्राप्त किए हैं। इसके अलावा भारत की बात की जाए तो भारत ने टोटल 107 मेडल यहाँ पर प्राप्त किए हैं। हांगजू एशियन गेम्स 2023 में कहाँ हुए, तो चाइना में हुए थे। 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है वह कहाँ हुआ दोस्तों, तो हांगझोउ चीन में हुआ। ठीक है, कब हुआ, तो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 के मध्य किया गया। इन खेलों की अंतिम पदक तालिका का विवरण निम्नवत है, यानी कि नीचे दिया हुआ है। पदक तालिका में शीर्ष टॉप जो 5 कंट्री हैं, ठीक है, उसमें चाइना जो है वह टॉप पे बना हुआ है। और कितने प्राप्त पदक हैं इनके पास, तो 383, जापान के पास 188, दक्षिण कोरिया के पास 190 और भारत के पास 107। उज्बेकिस्तान ने 71 पदक यहाँ पर जीते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 69 है, ठीक है, वह संबंधित है रीजनिंग से, इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 70 है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 में अकादमी का नाम दिया हुआ है, वहीं सूची 2 में उन अकादमी से संबंधित स्थापना वर्ष का वर्णन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर कोड का उपयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि जो राज्य ललित कला अकादमी जो कि लखनऊ में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। इसके अलावा हम बात करें उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो कि लखनऊ में ही है, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1963 में इसकी स्थापना हुई। वहीं भारतेंदु नाट्य अकादमी जो कि लखनऊ में ही है, ठीक है, तो यह कब स्थापित हुआ, तो 1975 में स्थापित हुआ। और बात करें अयोध्या शोध संस्थान जो कि कहाँ है, अयोध्या में है, ना कि लखनऊ में। ठीक है, कहाँ है ये, अयोध्या में। तो इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 1986 में होती है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा हमारा। ये देखिए, अकादमी का नाम एक तरफ दे रखा है, स्थापना वर्ष दे रखा है।
ठीक है, जो बातें मैंने ऊपर कही हैं वही यहाँ पर दे रखा है, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। सूची वन में एक तरफ नृत्य यानी कि डांस का वर्णन है और सूची टू में उन डांस से संबंधित स्टेटों का वर्णन दिया हुआ है। तो बात की जाए हम भरतनाट्यम की, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का ही डांस है। ठीक है, कुचिपुड़ी की बात की जाए तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। सत्रिया जो है वह आपको कहाँ मिल जाएगा? तो असम में आपको देखने को मिलेगा सत्रिया डांस। ठीक है, कथक की बात की जाए दोस्तों, तो कथक जो नृत्य है वह उत्तर प्रदेश का नृत्य है या डांस है, यह आपको पता ही होगा। इस प्रकार हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, तो आइए यहाँ पे मिला के देख लेते हैं। फर्स्ट के थर्ड, बी का फोर, यहाँ पे तो नहीं है। आगे आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक तरफ नृत्यों का वर्णन दे रखा है, डांस का वर्णन है, दूसरी तरफ स्टेट का वर्णन दिया हुआ है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिय जो डांस है असम में देखने को मिलेगा, कथक डांस जो है उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। भूरे, हरे और काले रंग के पहले, दूसरे और तीसरे छल्ले के साथ रंग कोडित कार्बन प्रतिरोधी पर 15 वोल्ट का वोल्टेज लगाया जाता है। प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 एम्पियर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 73 है वह कह रहा है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म, एक तरफ अनुच्छेद दे रखा है दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान दे रखा है, उसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको देखना है। तो आर्टिकल 120 स्टेटमेंट जो हमारा ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है वह कह रहा है कि आर्टिकल 124 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना शामिल है। ठीक है, यही ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग साबित हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट है, यानी कि हमारा जो यहाँ पे सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय होना है इसका वर्णन आर्टिकल 129 में किया गया है। इसके अलावा बात की जाए अनुच्छेद 143 में वर्णन है उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति का, अनुच्छेद 132 में वर्णन है उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का, और अनुच्छेद 136 में वर्णन है किसका? उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत का। तो ये देखिए आर्टिकल 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपने अवमान या अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या है? तो इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होना है। ठीक है, तो अभिलेख न्यायालय का जो अर्थ है कि इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। ठीक है, यह घटना चक्र से आया क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी आप देख के रखिएगा कि यह रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि घटना चक्र में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है, सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सूची वन में कोयला आधारित बिजली संयंत्र का वर्णन दिया हुआ है, वहीं सूची टू में राज्य में किस राज्य में वह अवस्थित है कोयला आधारित बिजली संयंत्र। तो जो कहलगांव है, ठीक है, कहलगांव कहाँ पर अवस्थित है? तो कहलगांव को बिहार में देखने को मिल जाएगा। जो इसके अलावा बात की जाए खरगोन कोयला आधारित बिजली संयंत्र की, तो यह आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और कोरबा जो हमारा बिजली संयंत्र है यह छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा, और कुडगी जो है यह कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पर वही सब चीजें दे रखी हैं जो ऊपर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कि कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और किस राज्य में अवस्थित है। तो कहलगांव की बात की जाए तो बिहार में है, खरगोन की बात की जाए तो एमपी में है, कोरबा की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में है, वहीं कुडगी की बात करें तो कर्नाटक में है अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर हमारा 75 कह रहा है कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि यह जाम्बिया और मोजाम्बिक की सीमा पर अवस्थित है। इसके अलावा सेकंड जो स्टेटमेंट है यह जम्बेजी नदी पर स्थित है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो आइए देखते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। यहाँ पर केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है क्योंकि यह जम्बेजी रिवर पर अवस्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका महाद्वीप के जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर जम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, इसे द स्मोक दैट थंडर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे वर्ष 1989 में विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था। ये देखिए दोस्तों, जो विक्टोरिया जो वाटरफॉल है वह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है, ना कि जाम्बिया और मोजाम्बिक की। ठीक है, यह फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। बढ़ते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 76 इज निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट स्टेटमेंट में लेक्स लोकी अधिनियम, सेकंड में बंगाल टेनेंसी अधिनियम, थर्ड में आयु की सहमति अधिनियम, फोर्थ में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो इन्हें जो सबसे पहले इसमें से अधिनियम बना और जो सबसे लास्ट में बना उसको आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले लेक्स लोकी अधिनियम आया, उसके पश्चात बंगाल टेनेंसी एक्ट आया, देन एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया और लास्ट में आया क्या, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट करजन के समय में। ठीक है, लेक्स लोकी अधिनियम की बात कर रहे हैं तो यह 1850 में आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत धर्मांतरित व्यक्ति के पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा प्रदान की गई थी। वहीं बंगाल टेनेंसी एक्ट की बात करें तो यह 1885 में आता है। ठीक है, बंगाल सरकार का अधिनियम था यह। ठीक है, किसका अधिनियम था, तो बंगाल सरकार का अधिनियम था, जिसने व्यापक किसान विद्रोह के जवाब में जमींदारों और उनके किराएदारों के अधिकारों को परिभाषित किया। किसमें, तो बंगाल टेनेंसी एक्ट में यह परिभाषित किया गया था। आयु की सहमति अधिनियम कब आया, तो 1991 में यह पारित हुआ। वही बात की जाए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की, तो यह 1904 में प्रस्तुत किया गया था। और किस लिए प्रस्तुत किया गया था, तो भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था। वहीं कारण में कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे सही है और आर गलत है, यानी कि कारण गलत है। ये देखिए ऑप्शन सी इज राइट। अफ्रीका में जो गांधी जी हैं, ठीक है, उन्होंने वहां पर स्वयं की खोज की थी। वह एक शर्मीले और डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। जो गांधी जी थे हमारे, वह दक्षिण अफ्रीका में जाने से पूर्व एक डरपोक युवा के रूप में और एक शर्मीले युवा के रूप में जाने जाते थे, लेकिन गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में ही स्वयं की खोज की और एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विभिन्न नस्लवादी कानूनों को बदलवाया। इसके अलावा उनकी प्रवृत्ति की पूरी तरह इसके अलावा जो बात की जाए, उनकी जो प्रवृत्ति थी वह पूरी तरह से अहिंसात्मक थी। उनमें हिंसा, आक्रामकता इत्यादि का अभाव था। ठीक है, अंग्रेजी प्रश्न में मिलिटेंसी वर्ड का यूज किया है, तो इस कथन को गलत साबित करता है। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में ना मिलिटेंसी वर्ड का यूज किया गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन सी इज राइट होगा। नहीं तो जो अगर मिलिटेंसी, क्योंकि देखिए आपको पता होगा एग्जाम में अंग्रेजी वर्ड को ही मान्यता दी जाती है। ठीक है, हिंदी में तो क्या करना होता है, आइए मैं आपको एक बार दिखा दूं। ओके, यहाँ पे नहीं दे रखा। देखिए द स्ट्रगल ऑफ साउथ अफ्रीका प्रिपेयर्ड गांधी जी टू लीड टू नेशनल मूवमेंट, कारण में दे रखा है सीइंग द मिलिटेंसी। ये देखिए सीइंग द मिलिटेंसी। ठीक है, अगर ये वर्ड ना दिया होता इंग्लिश में तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना था वह आपका ऑप्शन ए हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में मिलिटेंसी वर्ड का यूज किया गया, इस प्रकार हमारा जो कारण है गलत हो गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 78 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, गजनी, फरंगना, गजनी, एक सेकेंड, फर्स्ट में है गजनी, फरंगना, कांधार और समरकंद। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जो फरंगना है और समरकंद है यह अफगानिस्तान में अवस्थित नहीं है, अपितु यह उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, ये देखिए गजनी और जो कंधार है वह अफगानिस्तान में स्थित है, जबकि फरंगना और समरकंद जो है उज्बेकिस्तान में स्थित है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया है और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है दोस्तों कि विश्ववीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैवभार वाला वन बायोम है, जो कि सही है यहाँ पे। ठीक है, कारण में कहा गया है कि विश्ववीय वन क्षेत्र में वर्ष भर उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान होता है। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो कारण है वह कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है।
विषुवतीय क्षेत्र वर्ष भर उच्च तापमान और उच्च वर्षा के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति या बायोम पाए जाते हैं। यह बायोम सबसे सघन एवं सर्वाधिक जैव भार वाला बायोम है। स्थलीय बायोमों में इसकी जैव विविधता तथा प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है। यह भी आपको याद रखना है। जो क्वेश्चन नंबर 80 है वह मैथ से संबंधित है, स्किप करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 भी मैथ से संबंधित है, स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 82 है वह कह रहा है कि परासरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। जो सेकंड स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये देखिए, यदि एक अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाती है तो विलायक के जो अणु है इस झिल्ली में से निकलकर शुद्ध विलायक की ओर से विलयन की ओर प्रभावित हो जाएंगे। इस प्रकार हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाता है। लेकिन विलायक की प्रवाह की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है, सिर्फ परासरण कहलाती है, ना कि प्रतिलोम परासरण। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 83 है वह कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि आईटीसी का मतलब है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट है। सेकंड स्टेटमेंट है आईटीसी की पात्रता जो इस प्रकार हो सकती है: कर योग्य आपूर्ति, गैर कर योग्य आपूर्ति और शून्य रेटेड आपूर्ति कहलाती है। ठीक है, अब कूट के अकॉर्डिंग राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन डी, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट ही यहाँ पर सही है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी का जो अर्थ है वह किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स का भुगतान होता है। क्या होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट? तो किसी जो पंजीकृत व्यक्ति यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसके द्वारा प्राप्त जो वस्तु यानी कि उसके द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जा रही हैं उस पर जो उसने टैक्स पे किया है उसी को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो पात्रता के तहत सिर्फ कर योग्य आपूर्ति ही शामिल होती है। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की पात्रता के तहत सिर्फ कर योग्य आपूर्ति ही सम्मिलित होती है, ना कि गैर कर योग्य तथा शून्य रेटेड आपूर्ति। ठीक है, ये शामिल नहीं होती, सिर्फ कर योग्य आपूर्ति ही इसमें सम्मिलित होती है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 84 है वह कह रहा है कि पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे हैं जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि थाल घाट आप सबसे नॉर्थ में देख सकते हैं, भोर घाट को आप मिडल में देख सकते हैं और पाल घाट आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा। थाल घाट और भोर घाट की बात करें तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, वहीं पाल घाट की बात करें तो यह केरल में अवस्थित है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण दर्रों या घाट का जो सही क्रम है दोस्तों वह है थाल घाट। ठीक है, थाल घाट के बाद भोर घाट, उसके बाद पाल घाट। सबसे दक्षिण में यानी कि सबसे नॉर्थ में थाल घाट और सबसे दक्षिण में पाल घाट, मिडल में भोर घाट। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित पाल घाट दर्रे से मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग भी गुजरता है। भोर घाट दर्रा कहाँ है? महाराष्ट्र में ही स्थित है, जो कर्जत एवं खंडाला के बीच अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलागावी, चेन्नई रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है, आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो आपको पहले पाल घाट याद रखना है कि कहाँ पर है, तो यह महाराष्ट्र में अवस्थित है। ठीक है, यहाँ से कौन सा रेल मार्ग गुजरता है? तो मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग या सड़क मार्ग गुजरता है। ठीक है, भोर घाट की बात करें तो यह भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कर्जत है खंडाला के मध्य स्थित है, यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलागावी, चेन्नई रेल मार्ग गुजरता है। इसके अलावा बात की जाए पाल घाट दर्रा की तो यह पलक्काड़ गैप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से हमारा पाल घाट दर्रा जाना जाता है? तो पलक्काड़ गैप के नाम से जाना जाता है। केरल तमिलनाडु की सीमा के पास में स्थित इस दर्रे से कालीकट, त्रिशूर, कोयम्बटूर, इरोड के लिए रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पाल घाट दर्रा है वह किन स्टेट के मध्य स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर यह अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 85। नीचे दो कथन दिए गए जिसमें से एक को अभिकथन कहा गया तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में कहा गया है कि एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक एक शर्त है।
कारण में कहा गया कि शर्त का एक उल्लंघन क्षतिपूर्ति का दावा करने का अधिकार देता है, ना कि अनुबंध को अस्वीकार करने का अधिकार। ठीक है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन डी। ठीक है, कि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, आर गलत है। ठीक है, एक शर्त अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सिर्फ एक शर्त आवश्यक है। शर्त का उल्लंघन अनुबंध को अस्वीकृत करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्टेटमेंट फर्स्ट, 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से जो घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा कह रहा है महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। और ऑप्शन जो सी है, दलीप सिंह को 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दे दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, इन्हें 2.5 लाख वार्षिक पेंशन नहीं दी गई थी। इसके अलावा बात की जाए फर्स्ट स्टेटमेंट की और सेकंड ऑप्शन की, तो ये दोनों ही सही हैं। लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 की घोषणा के दौरान संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी सरकार में कर लिया गया था। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पौंड, लगभग इंडियन रुपीज में देखें तो यह 4 से 5 लाख रुपए होते हैं, की वार्षिक पेंशन दी गई थी, ना कि 2.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन। ठीक है, कितने लाख की दी गई थी? तो 4 से 5 लाख की वार्षिक पेंशन दी गई थी और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भी भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 87 है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। सूची 1 में, ठीक है, कुछ पुस्तकों का नाम है, ठीक है, और सूची 2 में उन पुस्तकों से संबंधित राइटरों का नाम है। ठीक, तो फुतू उस तलातिन जो पुस्तक है उसको किसने लिखा? तो अब्दुल मलिक इसामी द्वारा। वहीं फुतुहात ए फिरोज शाही बुक लिखी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तारीख ए फिरोज शाही जो बुक लिखी वह किसके द्वारा लिखी गई? तो बर्नी द्वारा यह लिखी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए खजैन उल फुतू की, तो यह पुस्तक लिखी किसने? तो अमीर खुसरो द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अमीर खुसरो इस पुस्तक के राइटर हैं। ओके, तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन डी है वह सही हो जाता है। ये देखिए, फुतूह सलातिन जो पुस्तक है उसके राइटर हैं अब्दुल मलिक इसामी। वहीं फुतुहात ए फिरोज शाही के जो राइटर हैं वह है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, बात की जाए तारीख ए फिरोज शाही की, तो इसके लेखक है जियाउद्दीन बर्नी। इसके अलावा खजैन उल फुतूह जो पुस्तक है उसके राइटर है अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 88 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। ठीक है, सूची 1 में यहाँ पे कुछ चीजों का वर्णन दे रखा है और सूची 2 में उनसे संबंधित फॉर्मूलोज का वर्णन दे रखा है। तो स्कंद आवर्त जो है, ठीक है, स्कंद आवर्त जो है उसका जो फॉर्मूला है वह यह है बेची गई वस्तु की लागत तथा औसत स्कंद है। वही चालू अनुपात की बात की जाए तो ये इसका फॉर्मूला है चालू संपत्ति अपॉन चालू दायित्व। वहीं अम्ल परख अनुपात की हम बात करें, ठीक है, अम्ल परख अनुपात की बात करें तो इसका फॉर्मूला है तरल संपत्ति अपॉन चालू दायित्व। वहीं सकल विनियोजित पूंजी की हम बात करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ अपॉन कुल संपत्ति। ठीक है, तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, वही चीजें यहाँ पर दे रखी हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 89 है वह कह रहा है कि रूस में जो कुजबास क्षेत्र के संदर्भ में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है कि यह क्षेत्र कोयला और लौह अयस्क से समृद्ध है। सेकंड स्टेटमेंट है नोवोसिबिर्स्क इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप यहाँ पे सही हो जाती हैं। ठीक है, रूस का जो कुजबास क्षेत्र है मुख्य रूप से कोयला उत्पादक हेतु प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ से कोयला के साथ साथ ही लौह अयस्क बहुतात्विक अयस्कों में लाइक सोना है, मैग्नीज है आदि खनिजों का भी निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में जो कुजबास क्षेत्र है रूस का वहां पर कोयला मिलता है, लेकिन इसके अतिरिक्त यहाँ पर लौह भी आपको मिलने को मिल जाएगा। इसके अलावा सोना भी देखने को मिल जाता है, मैग्नीज भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रूस में ही कैमरो वो क्षेत्र जो है वह कुजबास के पश्चिमी साइबेरिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र खाक्सिया और अल्ताई गणराज्यों अल्ताई और क्रास्नोयार्स्क क्षेत्रों और टॉमस्क और नोवोसिबिर्स्क क्षेत्रों की सीमा पर है। अतः इस कुजबास क्षेत्र के कारण ही नोवोसिबिर्स्क औद्योगिक क्षेत्र का विकास हुआ है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 90 है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है। सूची 1 में स्वर्ण पदक विजेताओं का वर्णन है और सूची 2 में उन विजेताओं के खेल से संबंधित है कि वह विजेता किस खेल से संबंधित थे। देखिए, अन्नू रानी का जो संबंध है, ठीक है, ये सभी गोल्ड मेडलिस्ट है, ये सभी क्या है, तो गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है। तो अनु रानी का जो संबंध है वह किस खेल से है, तो भाला फेंक से संबंधित है। पारुल चौधरी की जी की हम बात करें तो पारुल चौधरी जी का संबंध है 5000 मीटर की रेस से। तजिंदर पाल सिंह तूरकर जी का संबंध है किससे, तो गोला फेंक से है। वहीं पलक गुलिया जी का संबंध है 10 मीटर एयर पिस्टल से। इस प्रकार ऑप्शन डी इज राइट। यहाँ पर वही चीजें दे रखी हैं तो दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91 है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह क्या है, तो ऑप्शन ए इज राइट। जीन गॉटमैन ने सबसे पहले मेगापोलिस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। मेगा जो पोलिस है, ठीक है, मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रेंच भूगोलवेता जीन गॉटमैन द्वारा 1961 में अपनी पुस्तक मेगालोपोलिस द अर्बनाइज्ड नॉर्थ ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स में किया गया था। उन्होंने इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी समुद्र तट के बड़े शहरों हेतु प्रयोग किया गया था। प्रश्न में मेगापोलिस के स्थान पर मेगलोपोलिस होना चाहिए, ठीक है। एक देखिए यहाँ पे भी मिस्टेक है कुछ, क्योंकि प्रश्न में आपको दे रखा है मेगापोलिस, ठीक है, वर्ड, लेकिन इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, मेगालोपोलिस। यह आप याद रखिएगा, यहाँ पे मेगालोपोलिस की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 92, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि रबर का यंग जो गुणांक है वह स्टील की तुलना में अधिक होता है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है कि किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है बी वही हमारा यहाँ पर सही है। जब बल आरोपित करने से वस्तु की लंबाई में परिवर्तन होता है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। स्टील का जो यंग गुणांक है वह रबड़ की तुलना में अधिक होता है, इसलिए रबड़ की अपेक्षा जो स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, यानी कि अधिक भंगुर है। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 93 है वह कह रहा है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, ठीक है, हमें सही स्टेटमेंट चूज करना है, तो ऑप्शन डी इज राइट। देखिए, जादूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, यानी कि ग्रेजुएट थे, फर्स्ट ग्रेजुएट थे। कौन कौन, तो जादूनाथ बोस और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के। इसके अलावा सीताराम जो उपन्यास है वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का अंतिम उपन्यास था। क्वेश्चन नंबर 94 इज सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में कुछ उत्पादों का वर्णन है, सूची 2 में उन उत्पादों से संबंधित जिलों का वर्णन है। अब बात की जाए काला नमक चावल की, तो यह आपको सिद्धार्थ नगर में देखने को मिल जाता है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, तो सिद्धार्थ नगर में। इसके अलावा देसी घी की बात करें तो यह आपको औरैया का प्रोडक्ट है, ठीक है, औरैया में देखने को मिल जाएगा वृहत मात्रा में। ये यूपी के ही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आंवला की बात की जाए प्रतापगढ़ में, ठीक है, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा केला जो फाइबर है आपको कुशीनगर में देखने को मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, तो कुशीनगर में केला फाइबर आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। ये देखिए, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, देसी घी औरैया, आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 95 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में एक तरफ है दर्शनीय स्थल, दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, एक सेकंड, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। बावनी जो इमली शहीद स्मारक है वह फतेहपुर में स्थित है। इसके अलावा बात की जाए समसपुर पश्चिम बिहार आपको रायबरेली में देखने को मिल जाता है। वहीं चीनी मंदिर जो है वह श्रावस्ती में देखने को मिल जाता है। देवी पाटन मंदिर बलरामपुर में अवस्थित है। वहीं 52 इमली शहीद स्थल जो कि फतेहपुर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 96 है वह कह रहा है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि एमपीईडीए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि एमपीईडीए की स्थापना 1972 में हुई। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसका जो मुख्यालय है वह कोलकाता में अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट से राइट आंसर का चयन करना है, तो आइए कूट देख लेते हैं।
यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुआ, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, क्योंकि इसे 1972 में एस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में नहीं है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1972 में संसद के अधिनियम द्वारा हुई। इससे पूर्व सितंबर 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित समुद्री उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद 24 अगस्त 1972 को मपेड़ा में मिल गया, यानी कि MPEDA में मिल गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कोच्चि केरल में अवस्थित है। कोलकाता में इसका एक प्रादेशिक डिवीजन है, यानी कि रीजनल डिवीजन अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 97 है वह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से राइट आंसर का चयन करना है। तो सूची 1 में एक तरफ बैंकों का वर्णन है और सूची 2 में उन बैंकों की स्थापना वर्ष का वर्णन दिया हुआ है। तो इलाहाबाद बैंक की हम बात करें तो इलाहाबाद बैंक कब स्थापित किया गया? तो 1865 में स्थापित हुआ। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1894 में की गई। अवध कमर्शियल बैंक की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1881 में की गई। वहीं द अलायंस बैंक ऑफ शिमला की बात करें तो द अलायंस बैंक ऑफ शिमला कब स्थापित किया गया? तो 1874 में। तो इस प्रकार जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन दी है तो रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली है कि वर्तमान में जो इलाहाबाद बैंक है उसका विलय किसमें कर दिया है? तो इंडियन बैंक में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 98 है वह कह रहा है कि भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालक्रम में अरेंज करना है, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये देखिए, भारत में वाणिज्यिक कोयला खनन की जो शुरुआत है वह 1774 में दामोदर नदी के तट पर स्थित रानीगंज कोल फील्ड में ईस्ट इंडिया कंपनी के मैसर्स समूनेर और हिटली द्वारा किया गया था। ठीक है, वर्ष 1956 में भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1956 में हुई। और ठीक है, वहीं बात की जाए कि रानीगंज कोयला फील्ड जो है कब स्थापित हुआ? 1774 में इसे स्थापित किया गया था। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 2 चरणों में किया गया था। पहले कोककर कोयला खानों का किया गया, कब किया गया? तो 1971 से लेकर 1972 में। उसके बाद 1973 में अकोककर कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कोयला खान जो है राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973 के बनने के बाद पहली तारीख थी 5वां महीना था और 1973 को सभी खानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि 1973 में जितनी भी कोल खदानें थी सभी का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड की हम बात करें तो यह राज्य के स्वामित्व वाली कोयला खनन कंपनी थी। ठीक है, जो कि 1975 में अस्तित्व में आई थी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 100 है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट है पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो आयु है 3 से 5 वर्ष निर्धारित है। स्टेटमेंट बी है प्राथमिक शिक्षा की जो आयु है 6 से 11 वर्ष निर्धारित है। तो नीचे दिए गए कोड से सही आंसर का चयन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही नहीं है। ठीक है, नई एजुकेशन पॉलिसी की हम बात करें जो कि 2020 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग विद्यालय पाठ्यक्रम में परिवर्तित करके 5+3+3+4 पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचे को पुनर्गठित किया गया है। इसके तहत फाउंडेशनल स्टेज को 2 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, फर्स्ट जो भाग है आंगनवाड़ी या पूर्व प्राथमिक है। ठीक है, इसकी जो पूर्व प्राथमिक की जो 3 वर्ष और कक्षा 1 से 2 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष तक, कक्षा 1 से 2 तक होगा, 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित है। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा कक्षा 3 से लेकर 5 तक के बच्चों के लिए है और 8 से 11 वर्ष इसके लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम 40 क्वेश्चन को और कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि आरओ में 140 क्वेश्चन जीएस में होते हैं, तो हमारे 40 क्वेश्चन बच गए हैं इस 2024 के क्वेश्चन पेपर के, जो कि कैंसिल हो चुका है। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम उसे कवर कर लेंगे। इन्फॉर्मेशन यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।